कैसे हैं आप लोग? ठीक है। सीधा बढ़िए। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अनुस्वार और चंद्रबिंदु, इनका प्रयोग कहाँ होता है। अनुस्वार और चंद्रबिंदु जो ऐसे एक लाइन खींचा हुआ रहता है, इसके ऊपर जो बिंदु रहता है अनुस्वार हो गया, और ये जो लाइन के ऊपर जो ये चंद्रमा और हिंदी रहता है ये चंद्रबिंदु। तो इन दोनों को हम लोग देखेंगे कि ये दोनों जो है कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है, किस तरह से हम उपयोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनमें कंफ्यूज करते हैं कि हम अनुस्वार कहाँ लगाएं और चंद्रबिंदु कहाँ लगाएं, अनुस्वार कहाँ लगाएं चंद्रबिंदु कहाँ लगाएं, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है। और आप लोग एक छोटी सी समझ से आप लोग ये समझ जाएंगे कि अनुस्वार कहाँ लगेगा और चंद्रबिंदु कहाँ लगेगा, और आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की हिंदी जो है उसमें बहुत सुधार होगा। ये दोनों समझ जाएंगे, आपकी हिंदी बहुत बढ़िया सुधार होगा। चलते हैं देखते हैं। तो देखिए ये जो ब्लैक बोर्ड पर हम लिखे हैं ये स्पर्श व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन है, ये कवर्गी है, ये चवर्गी है, ये टवर्गी है, ये तवर्गी है और ये पवर्गी है। तो इसमें देखेंगे क ख ग घ अंग, और इस तरह लास्ट में आप देखेंगे इसमें जो पांचवा जो अक्षर है प्रत्येक वर्ग का, पांचवा जो अक्षर है प्रत्येक वर्ग का, इसको कहा जाता है पंचमाक्षरी। पंचमाक्षरी ये पंचमाक्षरी है, और इन्हीं के बदले, इन्हीं पंचमाक्षरी के बदले अनुस्वार का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे, इन्हीं पंचमाक्षरी के बदले अनुस्वार का प्रयोग होता है। देखते हैं इसको, पहले एक समझ बना लीजिए, हमारी बात ध्यान से समझेंगे एक लाइन में कि अगर किसी भी शब्द में इन पंचमाक्षरियों के बाद, किसी भी पंचमाक्षरी के बाद, किसी भी शब्द में किसी भी पंचमाक्षरी के बाद अगर उसी वर्ग का कोई और वर्ण आ रहा है, सदस्य आ रहा है, तो वो जो है अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक से ध्यान देंगे, उदाहरण समझा रहे हैं आपको। किसी भी शब्द में इन पंचमाक्षरियों के बाद अगर किसी शब्द में इसमें से कोई भी पंचमाक्षरी आता है, और इन पंचमाक्षरियों के बाद अगर उसी शब्द में तुरंत बाद अगर उसी वर्ग का कोई वर्ण आता है, कोई सदस्य आता है, तो जो पंचमाक्षरी आया था वो अनुस्वार में बदल जाएगा। हो गया अनुस्वार का काम। अब इसको उदाहरण से हम देखेंगे, कितना आसान है इसको समझना। क्या समझना है कि किसी भी शब्द में इन पंचमाक्षरियों के बाद अगर कोई वर्ण या अक्षर उसी वर्ग का आता है तो अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं संबंध, तो आमतौर पर हम लोग ऐसे लिखते हैं संबंध, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये संबंध जो लिखा हुआ है ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। हम लोग ऐसे लिख कर काम चला लेते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो ये कैसे होगा, एकदम ध्यान समझेंगे। हमने अभी क्या बोला कि अगर किसी शब्द में इनमें से कोई भी पंचमाक्षरी आता है, तो देखिए इनमें से एक पंचमाक्षरी यहाँ पर आया हुआ है म, यहाँ पर म एक पंचमाक्षरी आया है, और तुरंत म के बाद उसी वर्ग का एक सदस्य आया है ब। इस पंचमाक्षरी जो म है उसी म के तुरंत बाद आ गया है ब, जो कि उसी वर्ग का है। तो ये जो है म जो है ये अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे ये हो जाएगा स पर बिंदु हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा सम ब। अब इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक पंचमाक्षरी आया है वो न है, और न पंचमाक्षरी तवर्गी का है, और इसी वर्ग का तुरंत एक सदस्य न के बाद आया है ध। तो ये जो न जो है ये भी अनुस्वार में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा तब शुद्ध रूप में संबंध। ये शुद्ध रूप में हो गया संबंध। अब जैसे कि मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं अपने नाम को बताता हूं आपको। जैसे कि ऐसे हम लोग लिखते हैं सुरेंद्र। अब यहां पर देखेंगे तो व्याकरण की दृष्टि से ये सही नहीं है,
व्याकरण क्या करता है कि अगर इन पंचमाक्षरी के बाद किसी भी शब्द में उसी वर्ग का कोई सदस्य आता है, तो जैसे यहाँ पर देखें हम कि इस शब्द में जो सुरेंद्र शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द में तुरंत ये पंचमाक्षरी आया है न, और इसी न के बाद में तुरंत उसी वर्ग का एक सदस्य आ रहा है द। तो ये जो न है ये अनुस्वार में बदल जाएगा और इसका शुद्ध रूप होगा ऐसे। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं और भी शब्द आप देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं डंडा, तो हम लोग आमतौर पर डंडा ऐसे लिखते हैं डंडा, लेकिन ये व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं है, ये शुद्ध रूप नहीं है। अगर इसका शुद्ध रूप देखा जाए तो आप देखेंगे कि एक पंचमाक्षरी आया है अड़ा, जो प्रवर्गी का है, और अड़ा के तुरंत बाद उसी वर्ग का एक सदस्य आ रहा है ड, तो इसका ये शुद्ध रूप हो जाएगा डंडा ऐसे, डंडा। समझ रहे हैं बात? समझ रहा है? तो इस तरह से आप कोई भी शब्द लेंगे, जैसे शंकर हम लोग लिखते हैं, शंकर भगवान का नाम लेते हैं, शंकर जैसे लिखे हुए, तो हम लोग आमतौर पर शंकर ऐसे शुद्ध रूप में संस्कृत में लिखा हुआ होता है शंकर। तो अब यहां पर देखेंगे आप कि ये जो अंगा है, अंगा क वर्ग का एक पंचमाक्षरी है ये अंगा, लेकिन तुरंत उसी के बाद में एक वर्ग, उसी वर्ग का एक सदस्य आता है क, तो ये जो है अंगा जो है अनुस्वार में बदल जाता है और इसको हम लिख देते हैं शंकर। जैसे एक और शब्द लेते हैं, जैसे कि है गंगा, तो गंगा शुद्ध रूप में संस्कृत में आप देखेंगे तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, संस्कृत में आप देखेंगे तो इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हिंदी का ये शुद्ध रूप नहीं है। अगर हिंदी में इसको देखा जाए तो इस वर्ग में, इस शब्द में पंचमाक्षरी जो है अंगा आ रहा है, और इस अंगा के बाद में तुरंत उसी वर्ग का एक सदस्य आ रहा है ग, इसीलिए ये शब्द जो हो जाता है गंगा, गंगा। तो इस तरह से आप देखेंगे, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर किसी शब्द में इनमें से कोई भी पंचमाक्षरी आ रहा है और उस पंचमाक्षरी के तुरंत बाद उसी वर्ग का कोई सदस्य आ रहा है, तो पंचमाक्षरी जो है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। अब इसमें कोई शब्द को आधा नहीं करना है, संयुक्त नहीं करना है, अगर उसी वर्ग का कोई सदस्य आ रहा है उस पंचमाक्षरी के बाद में तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके अनुस्वार की समस्या एकदम पूर्णतः हल हो जाएगी। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं एक चीज और, जो कि ब्लैक बोर्ड पर आप लोगों को लिखे हुए हैं चंद्रबिंदु। अब चंद्रबिंदु के विषय में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए चंद्रबिंदु जो है मुख्यतः इन स्वरों के लिए होता है। चंद्रबिंदु जो है मुख्यतः इन स्वरों के लिए होता है, ठीक है। अब ऐसे इसको समझिए, ये स्वर, जैसे ही हम स्वर को नाक से बोलेंगे या नाक से उच्चारण करेंगे, आप समझ जाइए कि वो चंद्रबिंदु हो गया। जैसे ही किसी भी स्वर को अगर हम नाक से बोलेंगे, नाक से उसका उच्चारण करेंगे नाक के द्वारा, तो वो चंद्रबिंदु में बदल जाता है। कैसे? एक उदाहरण देखते हैं। जैसे ये हम लिख रहे हैं आचल, इसको क्या पढ़ा जाएगा? आचल। ये क्या पढ़ा जाएगा? आचल, आचल। लेकिन आ को जैसे ही हम नाक से बोलेंगे आचल, तो ये जो स्वर है चंद्रबिंदु में बदल जाएगा, आचल, आचल। अब जैसे कोई भी आप लगाए इसमें, जैसे कि ऐसे ये इसको लिखेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे? उठ, उठ, उठ पढ़ेंगे, नहीं उठ पढ़ेंगे। लेकिन इसी ऊ को अगर हम नाक से उच्चारित करते हैं, नाक के माध्यम से, तो हो जाएगा ऊंट, ऊंट। तो ये चंद्रबिंदु है। कहीं भी आप देखेंगे तो ये चंद्रबिंदु ही है। जैसे ईंट शब्द जो घर बनता है, जैसे कि ईंट है, तो ईंट पर हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या हो गया? ईट, ईट, ईट हो गया ना। लेकिन जैसे ही हम इसके ई को इस स्वर का अगर नाक से उच्चारण करेंगे तो ये क्या बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा, ये हो जाएगा
तो अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न उठ रहा है कि जो हम लोग है लिखते हैं, है जो लिखते हैं, ये बिंदु जो है पर, ये क्या है? अनुस्वार है कि चंद्र बिंदु है? ये अनुस्वार है। बहुत मार्केबल चीज है, इस पर ध्यान देना है आप लोगों को। ये है पर जो हम लोग बिंदु दिए हैं, अभी हमको बताया कि अनुस्वार ये जो है पंचमाक्षरी जो है अनुस्वार बदल जाएगा, स्वर जो है चंद्र बिंदु में बदलेगा अगर नाक से उच्चारण करेंगे। तो सवाल उठता है कि जो है उस पर जो बिंदु दिया गया है जिसको पढ़ते हैं हम है, वो वास्तव में वो क्या है? क्या अनुस्वार है या चंद्र बिंदु है? अनुस्वार। यही पर दिक्कत होता है, ये अनुस्वार नहीं, एक्चुअल में चंद्र बिंदु है। ये है में जो बिंदु आया बताइए ना किसके लिए आया? किसी के लिए नहीं आया। लेकिन ये है का जो अनुस्वार है ये ईश्वर के लिए आया है। और दरअसल ये है जो है ये अनुस्वार नहीं है, दरअसल ये चंद्र बिंदु है। वो दरअसल चंद्र बिंदु है। लेकिन प्रिंटिंग में एरर से बचने के लिए, प्रिंटिंग में सहूलियत के लिए, गड़बड़ी न हो जाए, पहले जो प्रिंटिंग हुआ करता था वो साधारण मैनुअल प्रेस से हुआ करता था, तो उसमें अनुस्वार को देने पर वो सट जाता था या उतना अच्छा नहीं दिखता था। तो उस एरर से बचने के लिए, उन समस्याओं से बचने के लिए हिंदी भाषा ने इसको उदारीकरण के दौरान इसको स्वीकार कर लिया अनुस्वार के रूप में। लेकिन दरअसल ये है क्या? चंद्र बिंदु। आप देखें है में जैसे ही ऐ को नाक से बोलेंगे स्वर को तो क्या हो जाता है? हो जाएगा ना? है। तो है में आप देखें ये थोड़ा इसमें से कोई ये क्या होते हैं अनुस्वार का, ये पंचमाक्षरी का कोई भी इसमें चीज नहीं है। तो आप देखेंगे और भी इस तरह का आप देखेंगे कोई भी चीज जैसे नहीं है, नहीं पर देखें हम लोग बिंदु देते हैं ना? yes. लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये अनुस्वार नहीं है, ये वास्तव में चंद्र बिंदु है। ये शुद्ध रूप हिंदी का ये चंद्र बिंदु है। लेकिन प्रिंटिंग से बचने के लिए हिंदी ने इसको स्वीकार कर लिया अनुस्वार के रूप में। लेकिन वास्तव में ये चंद्र बिंदु नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये स्वर लगा हुआ है ही, नहीं। और जब ही को ई को जब हम नाक से बोलते हैं तो उसी का उच्चारण हो जाता है नहीं। तो आप लोग इस तरह से मिला करके देखेंगे, बहुत ही अच्छा चीज है। आप लोग इन सारी चीजों को देखेंगे तो आप लोगों को कभी भी अनुस्वार और चंद्र बिंदु में कभी भी दिक्कत नहीं होगा और ढेर सारी हिंदी की समस्याओं से आप बच सकते हैं और हिंदी भाषा, हिंदी लेखन आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। चलिए, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको की चलिए।